नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। सुबह के 9:30 बज रहे थे और मैं अपनी डेस्क पर बैठा वही बोरिंग एक्सेल शीट्स देख रहा था। मेरे बगल वाली केबिन से बॉस के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो किसी जूनियर को डांट रहे थे और मुझे लग रहा था कि यार, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं बस इसीलिए पैदा हुआ हूं कि किसी और के सपनों के लिए अपनी रातें काली करूं? हम सबके अंदर वो एक कीड़ा होता है ना, जो बार बार कहता है कि यार, अपना कुछ शुरू करते हैं। मैं भी वही सोच रहा था कि बस कल अपना इस्तीफा दे दूं और आजाद हो जाऊं। पर तभी मुझे अपने बड़े भाई जैसा कोई याद आया, जिसने मुझे एक बार समझाया था कि भाई, जोश में होश नहीं खोते। बिजनेस शुरू करना कोई 2 दिन का काम नहीं है, ये एक लंबी तपस्या है। मैंने अपनी कुर्सी पीछे की और खिड़की के बाहर देखने लगा। मुझे याद आया कि किसी ने कहा था कि अगर तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी है तो कम से कम 12 महीने पहले से तैयारी शुरू करनी होगी। 12 महीने? मुझे लगा ये तो बहुत ज्यादा है, पर जब गहराई से सोचा तो समझ आया कि हम अक्सर बिजनेस प्लान तो बना लेते हैं, पर लाइफ प्लान बनाना भूल जाते हैं। शाम को मैं एक पार्क में बैठा था, जहां मेरी मुलाकात अपनी मेंटर मलिंद से हुई। वो हमेशा शांत रहती थी और उनकी बातों में एक अलग ही गहराई थी। मैंने उनसे कहा, मेलिंडा, मैं अपनी इस कॉर्पोरेट वाली जिंदगी से तंग आ चुका हूं, मुझे अपना बॉस खुद बनना है। वो मुस्कुराई और बोली, आर्यन, ये बहुत अच्छी बात है, पर क्या तुम जानते हो कि असली आजादी के लिए तुम्हें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी? तुम जो आज हर वीकेंड बाहर जाकर वो महंगा स्टेक डिनर खाते हो या हर महीने नए गैजेट्स खरीदते हो, वो सब शायद बंद करना पड़े। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा धक्का लगा। मुझे लगा था कि बिजनेस मतलब ढेर सारा पैसा और आजादी, पर उन्होंने मुझे आईना दिखाया कि बिजनेस शुरू करने के शुरुआती महीनों में शायद तुम्हारे पास खुद के लिए भी पैसे न बचे। मेलिंडा ने मुझसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछा, तुम ये क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हें कंट्रोल चाहिए या आजादी, या फिर सिर्फ ढेर सारा पैसा? उन्होंने समझाया कि जब तक तुम्हें अपना क्यों नहीं पता होगा, तुम इस 12 महीने के सफर को पूरा नहीं कर पाओगे। मैंने अपनी आंखें बंद की और सोचने की कोशिश की कि आज से 5 साल बाद मेरा सबसे अच्छा दिन कैसा होगा। क्या मैं किसी बड़े ऑफिस में बैठा होऊंगा या अपने परिवार के साथ कहीं छुट्टियां मना रहा होऊंगा? मेलिंडा ने कहा कि इस सपने को सिर्फ दिमाग में मत रखो, इसका एक कॉलाज बनाओ, इसे अपनी दीवार पर लगाओ, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम ये सब किस लिए कर रहे हो। मैं घर वापस आया और अपनी डायरी निकाली। मैंने खुद से वो 10 कड़े सवाल पूछना शुरू किए जो अक्सर हम टाल देते हैं। क्या मेरे पास सच में इतनी एनर्जी है कि मैं दिन के 14 से 16 घंटे काम कर सकूं? क्या मेरा परिवार मेरा साथ देगा? सबसे बड़ी बात, क्या मेरे पास इतना पैसा जमा है कि अगर अगले 1 साल तक 1 रुपया भी ना आए तो भी मेरा घर चलता रहे? ये सब सोचना आसान नहीं था भाई। बहुत डर लगता है जब आप अपनी जमा पूंजी की तरफ देखते हो और सोचते हो कि क्या ये रिस्क लेना सही है। पर मेलिंडा ने एक बात साफ कर दी थी, बिजनेस शुरू करने से पहले अपनी निजी जिंदगी को व्यवस्थित करना होगा। उन्होंने इसे लाइफ प्लान कहा। देखो, असलियत यह है कि जब आप अपना काम शुरू करते हो तो आप सिर्फ मालिक नहीं होते, आप खुद ही चपरासी भी होते हो, एटी वाला भी और सेल्समैन भी। सब कुछ आपको ही संभालना पड़ता है। मैंने रात भर बैठकर अपनी पुरानी नौकरियों के बारे में सोचा। मैंने क्या सीखा था? मेरे अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जिसे मैं दुनिया को बेच सकता हूं? क्या मैं बातों में अच्छा हूं या मुझे हिसाब किताब करना पसंद है? मेलिंडा ने कहा था कि अगर तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिसे तुम पसंद नहीं करते तो तुम जल्दी ही हार मान लोगे। इसलिए वही चुनो जिसमें तुम्हारा दिल लगता हो। मेरे सामने अब एक साफ रास्ता था, पर वो रास्ता बहुत लंबा था। 12 महीनों का इंतजार। लोग अक्सर कहते हैं कि यार, इतना टाइम क्यों? पर सच तो यह है कि हमें अपने फाइनेंसेस को ठीक करने में, अपनी साख बनाने में और एक मजबूत योजना तैयार करने में इतना समय तो लगता ही है।
मैंने तय कर लिया था कि मैं जल्दबाजी में इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं अपनी इस नौकरी को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं अपने सपनों की बुनियाद रख सकूं। मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा। आसमान में चांद चमक रहा था। मुझे समझ आ गया था कि ये आजादी की लड़ाई बाहर किसी बॉस से नहीं, बल्कि मेरे अंदर के उन अनसुलझे डरों और आदतों से है। मुझे खुद को एक एम्प्लॉय की सोच से निकालकर एक बिजनेस ओनर की सोच में ढालना था, और इसकी शुरुआत हो चुकी थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। दिमाग में बस वही बातें घूम रही थी। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, क्या मेरे अंदर वो बात है? मैं अक्सर अपने बॉस को बेवकूफ समझता था और सोचता था कि अगर मैं उनकी जगह होता तो चीजें बेहतर तरीके से करता। पर क्या सिर्फ दूसरों की गलतियां ढूंढना ही काफी है? खुद लीडर बनना तो एक बिल्कुल अलग चुनौती है। मैंने सोचा, क्या मैं हार मानने वालों में से हूं या मैं गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने वालों में से? अगले दिन ऑफिस जाते वक्त मैंने फैसला किया कि मैं अब से हर चीज को एक अलग नजरिए से देखूंगा। मैंने अपने खर्चे ट्रैक करना शुरू किए। वो जो मैं सुबह सुबह महंगी कॉफी पीता था, उसे छोड़कर घर से थर्मस में चाय ले जाने का सोचा। ये छोटा सा कदम सुनने में मजाकिया लग सकता है, पर मेलिंडा ने कहा था कि छोटी बचत ही बड़े सपनों को सच करती है। मैंने अपनी पत्नी नेहा से इस बारे में बात की। वो थोड़ी घबराई हुई थी। आर्यन, क्या हम सच में एक सैलरी पर रह पाएंगे? उसने पूछा। ये एक कड़वा सवाल था। मुझे एहसास हुआ कि मेरा सपना सिर्फ मेरा नहीं है, इसमें मेरा पूरा परिवार शामिल है। नेहा को साथ लिए बिना ये सफर अधूरा और मुश्किल होता। हमने बैठकर एक बजट बनाया, हमारा घरेलू बजट। हमने देखा कि कहां हम पैसे बर्बाद कर रहे थे और कहां हम बचा सकते थे। मेलिंडा ने मुझे याद दिलाया था कि बिजनेस शुरू करने से पहले तुम्हें कम से कम 1 साल के घर के खर्चों का पैसा बचाकर रखना चाहिए। यह सुनकर नेहा को थोड़ा सुकून मिला। हमने तय किया कि अगले कुछ महीने हम अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा कम करेंगे। कोई नया फोन नहीं, कोई फालतू शॉपिंग नहीं। एक दिन नेहा ने मुझसे पूछा, तुम्हारा बिजनेस आइडिया क्या है? मैंने उसे अपना वो विचार बताया जो सालों से मेरे दिमाग में था। पर नेहा ने फिर वही सवाल दागा, पर आर्यन, तुम कौन सी समस्या हल कर रहे हो? मैं चुप हो गया। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा आइडिया बहुत महान है, पर हम ये भूल जाते हैं कि क्या वाकई किसी को उसकी जरूरत है? क्या दुनिया में उस चीज की कमी है जिसे मैं बनाना चाहता हूं? उस दिन मैंने घंटों बैठकर मार्केट रिसर्च करना शुरू किया। मैंने देखा कि मेरे प्रतिद्वंदी कौन है और वो क्या कर रहे हैं। मुझे समझ आया कि सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं है, उस आइडिया का बिजनेस बनना जरूरी है, और वो तभी बनेगा जब मैं उसे एक ठोस योजना में बदल दूं। भाई, सच कहूं तो उस 12 महीने के सफर का पहला महीना सबसे मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अंधेरी सुरंग में जा रहा हूं, जहां मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है। पर हर बार जब मैं अपना वो विजन कॉलाज देखता था, मेरा हौसला बढ़ जाता था। मुझे समझ आ रहा था कि आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है, और मैं वो कीमत चुकाने के लिए तैयार था। अब मेरी सुबह एक्सेल शीट से नहीं, बल्कि मेरे सपनों की योजना से शुरू होती थी। मैंने सुबह जल्दी उठना, कसरत करना और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना शुरू कर दिया था। मैंने अपने ऑफिस के खाली समय में भी गपशप करने के बजाय बिजनेस की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। महीने के अंत में जब मैं अपनी मेंटर मेलिंडा से मिला, तो उन्होंने मेरी आंखों में एक अलग चमक देखी। उन्होंने बस इतना कहा, आर्यन, अब तुम तैयार हो रहे हो, पर याद रखना, अभी तो सिर्फ नींव रखी जा रही है, इमारत बनना अभी बाकी है। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे पता था कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर अब मेरे पास एक रास्ता था। दोस्तों, ये आर्यन के सफर की बस शुरुआत थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे आर्यन अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। अगले कुछ हफ्ते मेरे लिए एक बड़ी चुनौती की तरह थे। ऑफिस का काम तो चल ही रहा था, पर अब मेरा असली काम घर आने के बाद शुरू होता था। मुझे याद है, एक शाम मैं अपने पुराने क्रेडिट कार्ड बिल्स
और बैंक स्टेटमेंट्स लेकर बैठा था। मेलिंडा ने मुझसे साफ कहा था कि आर्यन, अगर तुम अपने घर का हिसाब नहीं संभाल सकते तो तुम अपने बिजनेस का हिसाब कभी नहीं रख पाओगे। सच कहूं तो अपनी फाइनेंशियल हालत को आईने में देखना काफी डरावना था। मुझे लगा था कि मैं ठीक ठाक कमा लेता हूं, पर जब मैंने बारीकी से देखा तो समझ आया कि छोटे छोटे फालतू खर्चे कैसे मेरी बचत को दीमक की तरह चाट रहे थे। मेलिंडा ने मुझे एक बहुत जरूरी बात समझाई थी, जिसे वो क्रेडिट स्कोर की ताकत कहती थी। उन्होंने कहा कि एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए उसका पर्सनल क्रेडिट ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अगर कल को मुझे बैंक से लोन चाहिए होगा तो वो मेरा चेहरा नहीं बल्कि मेरा क्रेडिट इतिहास देखेंगे। उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं अपने सारे बकाया कर्ज धीरे धीरे खत्म करूंगा। ये सुनना आसान लगता है, पर जब आपके दोस्त वीकेंड पर नई फिल्म या ट्रिप का प्लान बना रहे हों और आपको नहीं कहना पड़े तो दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। एक दोपहर मैं मेलिंडा के साथ कॉफी पी रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे अभी से अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर करा लेना चाहिए। वो मुस्कुराई और बोली, आर्यन, इतनी जल्दी क्या है? पहले ये तो जान लो कि तुम असल में बेचने क्या वाले हो और उसे खरीदेगा कौन। उन्होंने मुझे मार्केट नीश के बारे में बताया। देखो भाई, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सबके लिए है, पर सच तो यह है कि जो सबके लिए होता है वो किसी के लिए नहीं होता। मेलिंडा ने मुझे टास्क दिया कि मैं अपने उन संभावित ग्राहकों की एक लिस्ट बनाऊं जिन्हें मेरे काम की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने रात रात भर जाकर इंटरनेट पर रिसर्च की, लोगों की समस्याओं को पढ़ा और यह समझने की कोशिश की कि बाजार में कहां गैप है। मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक सर्विस नहीं बेच रहा हूं, बल्कि मैं किसी की एक बहुत बड़ी परेशानी का हल ढूंढ रहा हूं। इस सोच ने मेरे पूरे नजरिए को बदल दिया। अब मैं एक दुकानदार की तरह नहीं, बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह सोचने लगा था। इसी बीच मैंने अपनी स्किल्स का भी एक ईमानदारी से ऑडिट किया। मुझे लगा था कि मुझे अपने काम के बारे में सब पता है, पर मेलिंडा ने मुझे आईना दिखाया। उन्होंने पूछा, आर्यन, क्या तुम्हें सेल्स आती है? क्या तुम्हें अकाउंटिंग का भी पता है? क्या तुम जानते हो कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट कैसे पढ़ते हैं? मेरा जवाब नहीं था। मुझे समझ आया कि एक अच्छा कारीगर होना और एक अच्छा बिजनेस ओनर होना दो अलग बातें हैं। मेलिंडा की सलाह पर मैंने छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्सेज करना शुरू किया। दिन में नौकरी और रात को पढ़ाई। थकान तो होती थी, पर वो एक मीठी थकान थी, क्योंकि मैं अपने सपनों की ईंटें रख रहा था। मुझे याद है नेहा एक रात मेरे पास आई और बोली कि आर्यन, तुम बहुत बदल गए हो। पहले तुम घर आकर टीवी देखते थे, पर अब तुम्हारी आंखों में एक मकसद दिखता है। उसकी वो बात सुनकर मुझे लगा कि मैं सही रास्ते पर हूं, पर मुश्किलें तो अभी शुरू ही हुई थी। मेलिंडा ने कहा था कि तीसरे महीने में तुम्हें अपने प्रोफेशनल एडवाइजर्स की टीम ढूंढनी शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक अच्छा अकाउंटेंट और एक लॉयर तुम्हारे बिजनेस के रक्षक होते हैं। मैं सोचने लगा कि अभी तो मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया और ये लोग मुझसे फीस मांगेंगे, पर मेलिंडा ने समझाया कि आज एक छोटी सी फीस बचाना कल को बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत या टैक्स का बोझ बन सकता है। मैंने अपने दोस्तों से और लिंक्डइन पर ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो छोटे बिजनेस की मदद करते हैं। मैंने सीखा कि नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ कार्ड बांटना नहीं है, बल्कि सही लोगों के साथ गहरे रिश्ते बनाना है। मैंने उन लोगों से मिलना शुरू किया जो पहले से इस रास्ते पर चल चुके थे। उनकी नाकामियों की कहानियों ने मुझे वो सिखाया जो कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती थी। एक रात मुझे बहुत घबराहट हुई। मुझे लगा कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरी ये सारी मेहनत बेकार चली गई तो। मैंने मेलिंडा को फोन किया। उन्होंने बहुत शांति से कहा, आर्यन, डर लगना अच्छी बात है। यह दिखाता है कि तुम इस चीज की परवाह करते हो, पर याद रखो, तुम अचानक से कुएं में छलांग नहीं लगा रहे हो। हम 12 महीने की तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी ही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। उनकी बातों से मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ।
उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान पर काम शुरू करने को कहा, पर यह वो बोरिंग 50 पन्नों वाला डॉक्यूमेंट नहीं था जो हम कॉलेज में देखते थे। ये मेरी जिंदगी का नक्शा था। इसमें मुझे लिखना था कि मेरा बिजनेस अगले 1 साल में कहाँ होगा, मेरा मार्केटिंग प्लान क्या होगा, और सबसे जरूरी बात, मेरे पास कैश फ्लो कैसे आएगा। कैश इज किंग, ये बात मेलिंडा ने मेरे दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह बैठा दी थी। उन्होंने कहा कि बहुत से अच्छे बिजनेस सिर्फ इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि उनके पास रोज के खर्चों के लिए नकद पैसे नहीं होते, भले ही उनके पास करोड़ों के ऑर्डर हों। मैंने अपने खर्चों की एक और लिस्ट बनाई। इस बार वो बिजनेस से जुड़े खर्चे थे, ऑफिस का किराया, बिजली, इंटरनेट, मार्केटिंग, सब कुछ। जब मैंने वो आंकड़े देखे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सपना देखना सस्ता है, पर उसे जमीन पर उतारना काफी महंगा पड़ता है। पर शुक्र है मेलिंडा का, जिन्होंने मुझे जोश में आकर नौकरी छोड़ने से मना किया था। मेरी वो नौकरी ही इस समय मेरे नए बिजनेस की पहली इन्वेस्टर थी। मैं अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा अब एक अलग बैंक अकाउंट में डालने लगा था, जिसका नाम मैंने रखा था दी फ्रीडम फंड। जब भी उस अकाउंट का बैलेंस बढ़ता, मुझे अपनी आजादी करीब महसूस होती। नेहा भी अब पूरी तरह से मेरे साथ थी। उसने भी अपने कुछ शौक कम कर दिए थे ताकि हम मिलकर इस सपने को सींच सकें। भाई, सच तो यह है कि उस दौरान मुझे अपनी असली ताकत का पता चला। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अनुशासित हो सकता हूं। मैंने अपनी पुरानी आदतें, जैसे देर रात तक फालतू स्क्रॉलिंग करना या बिना वजह बाहर खाना, धीरे धीरे छोड़ दी थी। अब मेरे पास एक कैलेंडर था। हर घंटा कीमती था। मेलिंडा ने सिखाया था कि अगर तुम अपना समय मैनेज नहीं कर सकते तो तुम अपनी टीम को कभी मैनेज नहीं कर पाओगे। मैंने सीखा कि कैसे नो कहना है उन चीजों को जो मेरे लक्ष्य की राह में नहीं आती थी। यह सफर अब सिर्फ पैसे कमाने का नहीं रह गया था, यह खुद को बेहतर बनाने का सफर बन चुका था। मुझे लगने लगा था कि भले ही बिजनेस कल शुरू हो या ना हो, पर मैं एक इंसान के तौर पर बहुत मजबूत हो चुका हूं। रात को जब मैं थककर लेटता तो दिमाग में चिंताओं के बजाय नए आइडियाज दौड़ते थे। मैं अब अपनी किस्मत का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि उसे खुद लिख रहा था। और यह तो बस तीसरा महीना था। अभी 9 महीने और बाकी थे, सीखने के, गिरने के और फिर से उठ खड़े होने के। मुझे पता था कि रास्ता कठिन है, पर मेलिंडा जैसी गुरु और नेहा जैसी साथी के साथ अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। हर बीतते दिन के साथ मेरा वो धुंधला सा सपना अब एक साफ हकीकत में बदलता जा रहा था। अब ये 5वां महीना चल रहा था और सच बताओ तो अब तक का सबसे थका देने वाला समय। वो शुरू वाला जोश अब एक गहरी संजीदगी में बदल चुका था। मुझे याद है वो शनिवार की दोपहर जब मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर बिजनेस प्लान के ढेर सारे पन्ने फैलाकर बैठा था। यार, ये बिजनेस प्लान लिखना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। मुझे लगा था कि दिमाग में सब कुछ साफ है तो फिर इसे कागज पर उतारने की क्या जरूरत है। पर जब मैंने लिखना शुरू किया तो समझ आया कि मेरे पास सिर्फ एक धुंधला सा विचार था, कोई ठोस योजना नहीं। तभी मेलिंडा का फोन आया, जैसे उन्हें पता हो कि मैं कहीं फंस गया हूं। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही, आर्यन, तुम्हारा बिजनेस प्लान कोई होमवर्क नहीं है जो तुम्हें किसी टीचर को दिखाना है। यह तुम्हारी आजादी का नक्शा है। अगर तुम कागज पर खुद को नहीं समझा सकते कि तुम पैसे कैसे कमाओगे, तो तुम दुनिया को क्या समझाओगे। उनकी बात चुप तो रही थी, पर सच यही था। उन्होंने मुझे समझाया कि सबसे पहले अपनी मिशन स्टेटमेंट तैयार करो। सुनने में तो यह बहुत भारी इंग्लिश शब्द लगता है, पर असल में इसका मतलब बड़ा सादा है। तुम ये काम कर ही क्यों रहे हो और तुम्हारा काम दूसरों की जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा। मैंने घंटों बैठकर सोचा, क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए ये कर रहा हूं? नहीं, मुझे उस घुटन से निकलना था और दूसरों को भी कुछ बेहतर देना था। जब मेरा वाई साफ हुआ तो बाकी चीजें खुद ब खुद जुड़ने लगी। मेलिंडा ने मुझे एग्जीक्यूटिव समरी के बारे में बताया,
जो आपके पूरे प्लान का निचोड़ होती है। उन्होंने कहा कि इसे सबसे आखिर में लिखना, जब तुम्हें अपनी मंजिल का पूरा रास्ता साफ दिखने लगे। भाई, उस दिन मुझे समझ आया कि बिजनेस सिर्फ सामान बेचना नहीं है, ये एक वादे को निभाने जैसा है। फिर बात आई टग मार्केट की। यहां मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी दूर हुई। मुझे लगता था कि मेरा प्रोडक्ट तो हर किसी के लिए है, तो मुझे सबको अपना ग्राहक बनाना चाहिए। पर मेलिंडा ने मुझे टोकते हुए कहा, आर्यन, अगर तुम हर किसी को आवाज दोगे तो कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तुम्हें अपना नीश ढूंढना होगा। उन्होंने मुझे एक कस्टमर अवतार बनाने को कहा, यानी मेरा आदर्श ग्राहक कौन है, उसकी उम्र क्या है, उसकी परेशानियां क्या है, वो रात को किस चिंता में सो नहीं पाता। जब मैंने बारीकी से सोचना शुरू किया तो मुझे अपने ग्राहक का चेहरा साफ दिखने लगा। अब मैं अंधेरे में तीर नहीं चला रहा था। मुझे पता था कि मुझे अपनी बात किस तक पहुंचानी है। ये ऐसा था जैसे भीड़ में से किसी एक शख्स का हाथ पकड़ना। इससे मेरी मार्केटिंग की सारी उलझनें सुलझने लगी। मुझे समझ आया कि कम लोगों को गहराई से खुश करना बहुत सारे लोगों को औसत सर्विस देने से कहीं बेहतर है। पर असली चुनौती तो अब आई थी, मार्केट रिसर्च। मेलिंडा ने कहा था कि तुम्हें घर से बाहर निकलना होगा। मैं अपनी नौकरी के बाद जो भी समय बचता उसमें उन लोगों से बात करता जो मेरे संभावित ग्राहक हो सकते थे। मैंने उनसे सवाल पूछे, उनकी शिकायतें सुनी। कभी कभी बुरा भी लगता था जब लोग मेरे आइडिया में कमियां निकालते थे, पर मेलिंडा कहती थी कि ये फीडबैक सोने जैसा कीमती है। अगर तुम्हें अपनी गलती आज पता चल जाए तो तुम कल होने वाले बड़े नुकसान से बच जाओगे। मैंने सीखा कि अपने आइडिया से प्यार करना अच्छी बात है, पर अपनी आंखों पर पट्टी बांधना बेवकूफी है। मैंने अपने प्रतिद्वंदियों को भी करीब से देखा। वो क्या कर रहे हैं, वो कहां गलती कर रहे हैं, और मैं उनसे अलग और बेहतर क्या दे सकता हूं। ये कोई जासूसी नहीं थी, ये खुद को बेहतर बनाने की तैयारी थी। छठे महीने तक आते आते मुझे अपनी ए टीम बनाने की जरूरत महसूस होने लगी। अब तक मैं सब कुछ अकेला कर रहा था, पर मेलिंडा ने मुझे साफ चेतावनी दी थी कि सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश मत करो। उन्होंने कहा कि तुम्हें 4 लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, एक अच्छा अकाउंटेंट, एक लॉयर, एक इंश्योरेंस एजेंट और एक बैंकर। मुझे लगा कि यार, अभी तो कमाना शुरू भी नहीं किया और इतने सारे सलाहकार। पर मेलिंडा ने समझाया कि एक गलत टैक्स फाइलिंग या एक कानूनी चूक तुम्हारे पूरे सपनों को मिट्टी में मिला सकती है। मैंने अपने दोस्तों और जान पहचान वालों से पूछना शुरू किया। मुझे ऐसे लोग चाहिए थे जो छोटे बिजनेस की रफ्तार को समझते हों। धीरे धीरे मेरा एक छोटा सा बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स तैयार होने लगा। ये वो लोग थे जिनसे मैं सलाह ले सकता था जब मैं खुद को अकेला या उलझन में महसूस करूं। इसी दौरान एक रात मैं बहुत घबरा गया। ऑफिस में काम का बहुत दबाव था और यहां बिजनेस की योजनाएं बढ़ती जा रही थी। मुझे लगा कि मैं शायद दोनों को साथ नहीं संभाल पाऊंगा। नींद उड़ गई थी। मैंने नेहा से बात की। उसने मुझे याद दिलाया कि हम पिछले 5 महीनों से इसी दिन के लिए तो तैयारी कर रहे हैं। उसने कहा, आर्यन, तुम अब वो पुराने वाले इंसान नहीं हो जो सिर्फ शिकायतें करता था। अब तुम एक निर्माता बन रहे हो। उसकी बातों ने मुझे एक नई ताकत दी। मैंने सीखा कि अनुशासन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक शांति को बचाकर रखना भी है। मैंने रोज सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करना शुरू किया ताकि मेरा दिमाग शांत रहे। मेलिंडा ने सिखाया था कि अगर तुम्हारा दिमाग साफ नहीं है तो तुम्हारी योजनाएं कभी सफल नहीं होंगी। भाई, ये जो समय था ना, इसने मुझे धैर्य का असली मतलब सिखाया। हम अक्सर चाहते हैं कि आज बीज बोया और कल फल मिल जाए, पर बिजनेस एक दरख्त की तरह है। उसकी जड़ें जितनी गहरी होंगी वो उतना ही मजबूत खड़ा रहेगा। मेरा बिजनेस प्लान अब सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं था, वो मेरा भरोसा था। मुझे अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, अपने मार्केटिंग के तरीके और अपने आने वाले खर्चों का अंदाजा होने लगा था। अब मैं हवा में बातें नहीं कर रहा था,
मेरे पास आंकड़े थे, मेरे पास तर्क था, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास वो हिम्मत थी जो सिर्फ सच्ची तैयारी से आती है। मेलिंडा अक्सर कहती थी कि आधे अधूरे मन से शुरू किया गया काम कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। मैं अपना पूरा मन, अपनी पूरी आत्मा इसमें डाल रहा था। अभी सफर आधा ही तय हुआ था, पर अब मुझे अपनी मंजिल की धुंधली सी परछाई दिखने लगी थी। मुझे पता था कि आगे रास्ता और भी कठिन हो सकता है, पर अब मेरे पास वो हथियार थे जिनसे मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता था। 7वां महीना शुरू हो चुका था और अब चीजें कागजों से निकलकर हकीकत की दुनिया में कदम रख रही थी। मुझे याद है, उस दिन मैं अपनी बालकनी में खड़ा होकर चाय पी रहा था और बार बार अपने दिमाग में अपनी कंपनी का नाम दोहरा रहा था। भाई, सच कहूं तो अपनी कंपनी का नाम चुनना किसी बच्चे का नाम रखने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। मैंने कम से कम 50 नामों की एक लिस्ट बनाई थी। कुछ बहुत भारी भरकम थे, कुछ इतने अजीब कि बोलने में ही जबान लड़खड़ा जाए। तभी मेलिंडा का संदेश आया। उन्होंने मुझसे एक ही बात पूछी, आर्यन, क्या तुम्हारा ये नाम तुम्हारे काम को बयां करता है? क्या ये नाम 5 साल बाद भी उतना ही सही लगेगा जितना आज लग रहा है? उनकी बात सुनकर मैंने अपनी लिस्ट को फिर से देखा। मुझे समझ आया कि मैं बहुत कूल बनने की कोशिश कर रहा था, जबकि जरूरत थी क्लियर होने की। मेलिंडा ने मुझे सिखाया कि नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों के दिमाग में बस जाए, न कि उन्हें उसे समझने के लिए डिक्शनरी खोलनी पड़े। मैंने एक ऐसा नाम चुना जो सरल था, पर जिसमें एक भरोसा था। फिर बारी आई उसके लोगों की। मुझे लगा था कि मैं खुद ही किसी ऐप से कुछ बना लूं, पर मेलिंडा ने मुझे टोका। उन्होंने कहा, तुम्हारी ब्रांड आइडेंटिटी ही तुम्हारी पहली छाप होती है। अगर तुम अपनी ब्रांड की शक्ल को लेकर कंजूसी करोगे तो लोग तुम्हारे काम की कद्र कैसे करेंगे? उनकी सलाह पर मैंने एक प्रोफेशनल डिजाइनर से बात की। जब पहली बार अपनी कंपनी का नाम एक सुंदर लोगों के साथ देखा तो पहली बार महसूस हुआ कि हां, अब मैं सच में एक बॉस बनने की राह पर हूं। वो एहसास बहुत अलग था, जैसे कोई सपना आहिस्ता आहिस्ता मूर्त रूप ले रहा हो। पर असली सरदर्द तो अब शुरू होने वाला था। कानूनी कागजी कार्रवाई। यार, ये लीगल स्ट्रक्चर के चक्कर बड़े पेचीदा होते हैं। मुझे लगा था कि बस काम शुरू कर दूं, पर मेलिंडा ने मुझे साफ कहा था कि अपनी पर्सनल एसेट्स और बिजनेस एसेट्स को अलग रखना ही समझदारी है। उन्होंने मुझे लीगल एंटिटी चुनने के फायदों और नुकसानों के बारे में विस्तार से समझाया। क्या मुझे एक सोल प्रोप्राइटर रहना चाहिए या फिर एक कंपनी रजिस्टर करानी चाहिए? भाई, इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते मुझे वकील और सीए के ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़े। मुझे समझ आया कि ये सब आज करना इसलिए जरूरी है ताकि कल को अगर कोई मुसीबत आए तो मेरा घर और मेरी जमा पूंजी सुरक्षित रहे। मेलिंडा अक्सर कहती थी कि बिजनेस का मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि जोखिमों को सही तरीके से मैनेज करना भी है। उन कानूनी दस्तावेजों पर दस्तखत करते वक्त हाथ थोड़े कांप रहे थे, क्योंकि अब मैं सिर्फ आर्यन नहीं था, मैं एक एंटिटी का मालिक था। 8वें महीने में मैंने अपना सारा ध्यान अपनी डिजिटल प्रेजेंस पर लगा दिया। आज के जमाने में अगर आप इंटरनेट पर नहीं हैं, तो आप कहीं नहीं हैं। मैंने अपनी वेबसाइट पर काम करना शुरू किया। मुझे लगा था कि बस कुछ तस्वीरें और अपना नंबर डाल दूंगा, पर मेलिंडा ने मुझे रोका। उन्होंने कहा, तुम्हारी वेबसाइट तुम्हारी दुकान है आर्यन। क्या तुम चाहोगे कि कोई ग्राहक एक अस्त व्यस्त दुकान में आए? उन्होंने मुझे वेबसाइट स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया। वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो ग्राहकों की समस्याओं का समाधान दे, न कि सिर्फ तुम्हारी तारीफ करे। मैंने सीखा कि कैसे कंटेंट लिखना है जो लोगों की मदद करे। नेहा ने भी इसमें मेरी बहुत मदद की। हम घंटों बैठकर ये सोचते थे कि एक ग्राहक हमारी साइट पर आकर क्या महसूस करेगा। क्या उसे वो भरोसा मिलेगा जिसकी वो तलाश कर रहा है? उसी दौरान मेलिंडा ने मुझे मार्केटिंग प्लान की गहराई में उतारा। उन्होंने मुझे द 4 Ps का पाठ पढ़ाया: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन।
सुनने में तो ये थ्योरी लगती है, पर जब मैंने इसे अपने काम पर लागू किया तो आंखें खुल गई। मुझे समझ आया कि मैं अपनी सर्विस की कीमत सिर्फ इसलिए कम नहीं रख सकता क्योंकि मैं नया हूं। मेलिंडा ने कहा, अगर तुम खुद अपनी कद्र नहीं करोगे तो बाजार भी नहीं करेगा। अपनी प्राइसिंग अपनी लागत और अपनी वैल्यू के हिसाब से तय करो। मैंने अपनी मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू किया, पर बेतहाशा पोस्ट करने के बजाय मैंने सिर्फ उन प्लेटफॉर्म्स को चुना जहां मेरे ग्राहक सबसे ज्यादा वक्त बिताते थे। ये सब करना बहुत थका देने वाला था क्योंकि मेरी नौकरी अभी भी चल रही थी। रात को 2-2 बजे तक वेबसाइट की बारीकियों को ठीक करना और सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना शरीर जवाब देने लगा था। 9वें महीने के आते आते मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। अब वो वक्त करीब आ रहा था जब मुझे अपनी गुल्लक तोड़नी थी और असली निवेश करना था। मेलिंडा ने मुझे सेल्स प्रोसेस के बारे में सिखाना शुरू किया। मुझे हमेशा लगता था कि सेल्स का मतलब है लोगों के पीछे पड़ना और उन्हें सामान चिपकाना, पर उन्होंने मेरा ये डर दूर किया। उन्होंने कहा, सेल्स का मतलब है रिश्ता बनाना। अगर तुम सामने वाले की जरूरत समझ लोगे तो तुम्हें उन्हें कुछ बेचना नहीं पड़ेगा, वो खुद तुमसे खरीदना चाहेंगे। उन्होंने मुझे एलिवेटर पिच तैयार करने को कहा। 30 सेकंड में अपने काम को इस तरह समझाना कि सुनने वाला उत्सुक हो जाए। मैंने शीशे के सामने खड़े होकर इसकी प्रैक्टिस की। कई बार मैं अटकता, कई बार मुझे खुद पर हंसी आती, पर धीरे धीरे मेरे शब्दों में आत्मविश्वास आने लगा। भाई, सच तो यह है कि इस दौरान मुझे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का पता चला। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो। मेलिंडा ने एक दिन मुझे बहुत प्यार से समझाया, आर्यन, हर सफल इंसान कभी न कभी उस मोड़ पर खड़ा था जहां तुम आज हो। तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम गिरते हो या नहीं, बल्कि इस बात पर कि तुम कितनी जल्दी उठकर अपनी धूल झाड़ते हो। उनकी इस बात ने जैसे मुझ में नई जान फूंक दी। मैंने अपने डर को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। इसी महीने मैंने अपना एक प्रोटोटाइप या बीटा सर्विस लॉन्च करने का सोचा, यानी पूरी तरह शुरू करने से पहले कुछ चुनिंदा लोगों को अपनी सर्विस देना ताकि मैं उनकी राय जान सकूं। ये एक एड्रेस रिहर्सल की तरह था। जब पहले ग्राहक ने मुझे अपना फीडबैक दिया तो वो पल मेरे लिए किसी मेडल से कम नहीं था। हाँ, उसमें कुछ कमियां थी, पर मुझे खुशी इस बात की थी कि अब मैं सिर्फ सपने नहीं देख रहा था, मैं सच में कुछ डिलीवर कर रहा था। मेलिंडा ने कहा कि ये वो समय है जब तुम्हें अपनी गलतियों से सबसे ज्यादा सीखना है। मैंने एक एक बारीक बात को नोट किया। अब मैं उस मोड़ पर था जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन था। अगले 3 महीने मेरी जिंदगी के सबसे बड़े महीने होने वाले थे। मेरी तैयारी अब आखिरी पड़ाव पर थी। मैंने अपने ऑफिस के केबिन में बैठकर आखिरी बार अपनी पुरानी फाइलों को देखा और मन ही मन सोचा कि जल्द ही ये सब पीछे छूट जाएगा। मेरा इंडिपेंडेंस डे करीब था, पर मुझे ये भी पता था कि आजादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अब मैं सिर्फ अपनी जीत का ही नहीं, अपनी हार का भी खुद ही जिम्मेदार होने वाला था। पर उस डर में अब एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि अब मैं अपने रास्ते का खुद मालिक था। मेलिंडा की दी हुई सीख और नेहा का अटूट भरोसा, ये दोनों मेरे वो पंख थे जिनसे मैं अब ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार था। सफर लंबा था, रास्ते टहलमय थे, पर मेरी नीयत साफ थी। और भाई, जब नीयत साफ हो तो मंजिल खुद ब खुद करीब आने लगती है। 10वां महीना शुरू होते ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं एक साथ 10 गेंदें हवा में उछालने की कोशिश कर रहा हूं, और हर पल डर बना रहता था कि कोई एक नीचे न गिर जाए। अब तक मैं अपनी छोटी सी दुनिया में सब कुछ खुद संभाल रहा था। वेबसाइट बनाना, अकाउंटिंग देखना, मार्केटिंग सोचना और साथ में अपनी फुल टाइम नौकरी। पर एक शाम जब मैं नेहा के साथ बैठा था तो उसने गौर किया कि मैं अपनी चाय का प्याला भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। मेरे हाथ थक कर कांप रहे थे। तभी मुझे मेलिंडा की वो बात याद आई जो उन्होंने शुरू में कही थी
कि भाई, अगर तुम खुद ही सब कुछ करोगे तो तुम बिजनेस के मालिक नहीं बल्कि उसके गुलाम बन जाओगे। उन्होंने मुझे समझाया कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी टीम के बारे में सोचूं। मुझे लगा कि यार, अभी तो मैंने ठीक से कमाना शुरू भी नहीं किया, मैं लोगों को सैलरी कैसे दूंगा। मेलिंडा ने मुझे बहुत शांति से बिठाया और कहा, आर्यन, हायरिंग का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि तुम 10 लोगों को ऑफिस में बिठाकर उन्हें भारी भरकम पगार दो। आज के जमाने में तुम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और फ्रीलांसर्स की मदद ले सकते हो। उन्होंने मुझे सिखाया कि मुझे वो काम दूसरों को सौंपने चाहिए जो मुझे पसंद नहीं है या जिनमें मेरा बहुत समय बर्बाद होता है, जैसे कि वो छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव काम या सोशल मीडिया की देखरेख। भाई, सच कहूं तो किसी और पर भरोसा करना और उसे अपना काम सौंपना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था। मुझे हमेशा लगता था कि जो काम मैं कर सकता हूं वो कोई और उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाएगा। पर मेलिंडा ने मुझे टोका और कहा कि एक अच्छे लीडर की पहचान यही है कि वो सही लोगों को ढूंढे और उन पर भरोसा करे। मैंने एक वर्चुअल असिस्टेंट की तलाश शुरू की जो मेरे ईमेल्स और स्केड्यूलिंग संभाल सके। जब पहली बार मैंने अपना कुछ काम किसी और को सौंपा तो ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से कोई भारी पत्थर हट गया हो। मुझे वो कीमती वक्त वापस मिल गया जो मैं अपने बिजनेस की ग्रोथ पर लगा सकता था। 11वें महीने तक आते आते माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह दोनों थे। अब खेल बदल चुका था। मेलिंडा ने कहा था कि अब वक्त है शोर मचाने का। आर्यन, अगर तुम दुनिया को बताओगे नहीं कि तुम बाजार में आ चुके हो तो उन्हें सपने तो नहीं आएंगे। उन्होंने मुझे पब्लिक रिलेशंस और नेटवर्किंग की अहमियत समझाई। मुझे हमेशा लगता था कि पीआर सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए होता है जिनके पास लाखों का बजट हो, पर मेलिंडा ने मुझे सिखाया कि एक छोटा बिजनेस भी अपनी कहानी सुनाकर लोगों का ध्यान खींच सकता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे लोकल न्यूज़पेपर्स, ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ रिश्ते बनाने हैं। मैंने अपनी कहानी तैयार की, एक आम इंसान की कहानी जो अपनी नौकरी छोड़कर कुछ अलग करना चाहता था। जब मैंने पहली बार किसी जर्नलिस्ट को अपना पिच भेजा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर हैरानी की बात यह थी कि लोगों को मेरी कहानी में दिलचस्पी थी। उसी दौरान मेलिंडा ने मुझे नेटवर्किंग का असली मतलब सिखाया। भाई, मुझे पहले लगता था कि नेटवर्किंग मतलब किसी इवेंट में जाकर ढेर सारे लोगों को अपने कार्ड थमा देना है, पर उन्होंने मुझे सुधारा। नेटवर्किंग कार्ड बांटने का नाम नहीं बल्कि लोगों की मदद करने और उनसे जुड़ने का नाम है। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं उन इवेंट्स में जाऊं जहां मेरे संभावित ग्राहक या साथी हो सकते हैं। मैंने सीखा कि लोगों से ये पूछने के बजाय कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, ये पूछना ज्यादा असरदार होता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। धीरे धीरे मेरा दायरा बढ़ने लगा। लोग मुझे जानने लगे थे। अब मैं सिर्फ एक नाम नहीं था, मैं एक ऐसा इंसान बन रहा था जिसकी अपनी एक साख थी। पर इन सब के बीच वो आखिरी फैसला अभी भी मेरे सामने खड़ा था, नौकरी छोड़ने का इस्तीफा, वो आजादी का परवाना जिसे मुझे अपने बॉस को सौंपना था। 11वें महीने के अंत में मैंने अपने फ्रीडम फंड को देखा। वो अब इतना बड़ा हो चुका था कि मैं कम से कम 1 साल तक बिना किसी चिंता के जी सकता था। पर फिर भी मन में वो एक कोना था जो कह रहा था, आर्यन, क्या तुम सच में तैयार हो? अगले महीने से कोई फिक्स सैलरी नहीं आएगी। मेलिंडा ने मेरी इस हिचकिचाहट को पहचान लिया। उन्होंने कहा, आर्यन, डर सबको लगता है, पर बहादुर वो है जो उस डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। तुमने 11 महीने मेहनत की है, तुमने अपनी जड़ें मजबूत की है, अब उड़ान भरने का वक्त है। उस रात मैंने नेहा के साथ बहुत लंबी बात की। हमने अपने भविष्य के बारे में, अपने डर के बारे में और अपनी उम्मीदों के बारे में बात की। उसने मेरा हाथ पकड़कर बस इतना कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। भाई, जब आपके पास ऐसे लोग हो जो आप पर यकीन रखते हो तो दुनिया की कोई भी चुनौती छोटी लगने लगती है। मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया।
उसे लिखते वक्त मुझे अपनी वो पहली डेस्क याद आई, वो चाय के ब्रेक और वो बॉस की डांट। मुझे एहसास हुआ कि वो नौकरी बुरी नहीं थी, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। पर अब मेरा वहां का सफर पूरा हो चुका था। मुझे अपनी खुद की कहानी लिखनी थी। 12वां महीना शुरू होते ही मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। वो पल बहुत भावुक था। मेरे सहकर्मी हैरान थे, कुछ खुश थे तो कुछ को लग रहा था कि मैं पागलपन कर रहा हूं। पर मुझे पता था कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये 12 महीनों की तपस्या का परिणाम था। मेलिंडा ने मुझे याद दिलाया कि अब जब मैं फ्री हूं तो मुझे और भी ज्यादा अनुशासित होना होगा। उन्होंने कहा, आर्यन, अब तुम्हारा कोई बॉस नहीं है जो तुम्हें बताए कि क्या करना है। अब तुम खुद ही अपने सबसे सख्त बॉस बनोगे। उन्होंने मुझे एक डेली रूटीन बनाने की सलाह दी ताकि मैं आजादी के नाम पर अपना समय बर्बाद न करूं। सुबह जल्दी उठना, अपने सबसे जरूरी काम पहले करना और खुद को हर दिन बेहतर बनाना, ये अब मेरी नई जिंदगी थी। अब मेरा पूरा ध्यान मेरे ग्रैंड ओपनिंग पर था। मैंने एक छोटा सा लॉन्च इवेंट प्लान किया था। मेलिंडा ने कहा था कि इस मौके को खास बनाओ ताकि लोगों को याद रहे। मैंने अपने उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और उन लोगों को बुलाया जिन्होंने इस 12 महीने के सफर में मेरा साथ दिया था। मैंने अपनी वेबसाइट को फाइनल टच दिया, अपनी सर्विसेज को एक बार फिर से जांचा और अपनी उस पहली सेल्स पिच को याद किया। अब मैं तैयार था। वो झिझक, वो डर अब एक ठंडे आत्मविश्वास में बदल चुका था। भाई, सच तो यह है कि उस दिन जब मैंने आधिकारिक रूप से अपना काम शुरू किया तो मुझे कोई शोर शराबा महसूस नहीं हुआ। मुझे बस एक गहरी शांति महसूस हुई। मुझे समझ आया कि ये 12 महीने सिर्फ एक बिजनेस शुरू करने के बारे में नहीं थे, ये खुद को तलाशने के बारे में थे। मेलिंडा ने मुझे सिखाया था कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, वो हर दिन की छोटी छोटी जीत से बनती है। मैंने सीखा कि कैसे अपने पैसे संभालना है, कैसे लोगों से जुड़ना है और कैसे खुद पर यकीन रखना है। अब मेरे पास अपना खुद का दफ्तर था, चाहे वो मेरे घर का एक छोटा सा कोना ही क्यों न हो, पर वो कोना मेरा था। वहां लिए गए हर फैसले का जिम्मेदार मैं था। मेलिंडा की वो आवाज अब भी मेरे कानों में गूंजती थी, आर्यन, हमेशा सीखते रहना, क्योंकि जिस दिन तुम सोचना बंद कर दोगे कि तुम्हें सब आता है, उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। मैंने अपनी डायरी में लिखा, डे 1 ऑफ फ्रीडम। सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, असल में तो अब शुरू हुआ था। पर इस बार मेरे पास एक मजबूत बुनियाद थी और एक ऐसा हौसला जो किसी भी तूफान से टकराने के लिए तैयार था। आजादी की वो महक बहुत मीठी थी और उस महक में मेहनत का पसीना और त्याग की खुशबू मिली हुई थी। मुझे पता था कि मंजिल अभी दूर है, पर अब मुझे रास्ता पता था। नेहा ने चाय का प्याला मेरे टेबल पर रखा और मुस्कुराई। मैंने उसकी तरफ देखा और मन ही मन कहा, हमने कर दिखाया। उस एक पल में मुझे अपनी सारी रातों की मेहनत का फल मिल गया था। अब मैं तैयार था दुनिया को यह दिखाने के लिए कि आर्यन क्या कर सकता है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर यह कहानी अब अपने उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां से एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। पर याद रहे, यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों को सच करने का साहस रखता है। बस जरूरत है तो एक सही दिशा की, थोड़े धैर्य की और उस एक गुरु की जो आपको हाथ पकड़कर अंधेरे से बाहर निकाल सके। मेरा ये 12 महीनों का इंतजार अब मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। वो पहली सोमवार की सुबह मुझे हमेशा याद रहेगी। सालों से मेरी आदत थी कि अलार्म बजते ही एक अजीब सी बेचैनी होती थी। वही पुरानी भागदौड़, वही ट्रैफिक और वही ऑफिस की घड़ी देखने का सिलसिला। पर उस दिन जब 6:30 बजे अलार्म बजा तो मैंने उसे बंद नहीं किया। मैं बस लेटा रहा और छत को देखता रहा। सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा डरावना नहीं था, उसमें एक किस्म की सुकून वाली गहराई थी। मैंने नेहा की तरफ देखा, वो सो रही थी। मुझे लगा कि क्या सच में ये हो गया, क्या मैं अब आजाद हूं? पर भाई,
आजादी का मतलब यह नहीं था कि मैं सारा दिन सोता रहूं। मेलिंडा ने मुझे 11वें महीने में ही चेतावनी दे दी थी कि जिस दिन तुम अपनी नौकरी छोड़ोगे उस दिन तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। उन्होंने कहा था कि अब तुम्हारा कोई बॉस नहीं है जो तुम्हें टारगेट देगा, अब तुम्हें खुद को ही जवाब देना है। मैंने बिस्तर छोड़ा और अपने उस छोटे से कोने की तरफ बढ़ा जिसे मैंने अपना ऑफिस बनाया था। मैंने अपनी डायरी खोली और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा डे 1। उस पहले हफ्ते में मुझे समझ आया कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है। जब आप घर से काम करते हो तो सोवा आपको अपनी तरफ खींचता है, फ्रिज बार बार बुलाता है और टीवी का रिमोट जैसे आपको ललचाता है। पर मुझे याद था कि मेलिंडा ने वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में क्या कहा था। उन्होंने सिखाया था कि अगर तुम अपने काम के घंटों को तय नहीं करोगे तो तुम कभी घर में रहकर भी घर वालों के साथ नहीं हो पाओगे। मैंने अपने लिए सख्त नियम बनाए। सुबह 9 बजे मैं अपनी डेस्क पर होता था, ठीक वैसे ही जैसे मैं ऑफिस में होता था। पर इस बार मैं दूसरों की फाइलों पर नहीं बल्कि अपनी तकदीर पर काम कर रहा था। मुझे याद है मेरा वो पहला ऑफिशियल इनवॉइस। जब मैंने उस पर अपनी कंपनी का नाम और नीचे अपनी फीस लिखी तो मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे। वो महज कुछ हजार रुपयों का बिल था, पर मेरे लिए वो मेरी आजादी की पहली कमाई थी। मुझे लगा जैसे मैंने बरसों से जमी हुई बर्फ को पिघला दिया है। महीने के बीच में मुझे एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक क्लाइंट ने एन वक्त पर अपना प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। एक पल के लिए मेरा दिल डूब गया। मुझे लगा कि क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्या मुझे वो सुरक्षित नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी? वही पुराना डर फिर से सर उठाने लगा था। मैंने मेलिंडा को फोन किया। उनकी आवाज हमेशा की तरह शांत और स्थिर थी। उन्होंने कहा, आर्यन, बिजनेस में नो सुनना उतना ही जरूरी है जितना यस सुनना। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें अपनी सर्विस में और क्या सुधार करना है। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैंने 12 महीने की तैयारी इसीलिए की थी ताकि ऐसे छोटे झटकों से मैं टूट न जाऊं। मेरा फ्रीडम फंड अभी भी सुरक्षित था। उनकी बातों ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। मैंने अपनी गलतियों को देखा, अपनी पिच को थोड़ा और बेहतर किया और अगले ही दिन 2 नए लोगों से बात की। मुझे हैरानी हुई कि जब आप डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। मेलिंडा अक्सर कहती थी कि एक सफल एंटरप्रेन्योर वही है जो लाइफ लॉन्ग लर्नर बना रहता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि जिस दिन तुम ये सोच लोगे कि तुम्हें सब आता है, उसी दिन तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। मैंने तय किया कि मैं हर महीने अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा अपनी पढ़ाई और नई स्किल्स सीखने पर लगाऊंगा, चाहे वो कोई नई टेक्नोलॉजी हो या कोई मार्केटिंग की वर्कशॉप। भाई, सच तो यह है कि जब आप अपना काम शुरू करते हो तो आप सिर्फ एक हुनर नहीं बेचते, आप अपनी पूरी शख्सियत बेचते हो। और अगर आपकी शख्सियत ही पुरानी पड़ गई तो बाजार आपको पीछे छोड़ देगा। मैंने अपनी वेबसाइट पर नए ब्लॉग्स लिखना शुरू किया, लोगों की समस्याओं के हल देना शुरू किया। अब लोग मुझे सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर नहीं बल्कि एक एक्सपर्ट के तौर पर देखने लगे थे। ये सब रातों रात नहीं हुआ, पर हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें रंग ला रही थी। एक शाम नेहा और मैं पार्क में टहल रहे थे। उसने मुझसे पूछा, आर्यन, अब कैसा लग रहा है? क्या वो 12 महीने का इंतजार सही था? मैंने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज ढल रहा था। मैंने कहा, नेहा, अगर मैं जोश में आकर पहले महीने ही इस्तीफा दे देता तो आज मैं शायद किसी दूसरी नौकरी की तलाश में धक्के खा रहा होता। वो 12 महीने सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं थे, वो मुझे एक एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बनाने के लिए थे। मुझे समझ आया कि बिजनेस सिर्फ एक दुकान खोलना नहीं है, ये एक माइंडसेट है। अब मुझे अपनी सैलरी की चिंता नहीं थी, मुझे अपनी वैल्यू की चिंता थी। मैं अब अपनी किस्मत का जुआ नहीं खेल रहा था, मैं एक मजबूत बुनियाद पर खड़ा था। मेलिंडा के साथ मेरी आखिरी औपचारिक मीटिंग उसी कैफे में हुई जहां यह सब शुरू हुआ था। उन्होंने मेरे चेहरे की लकीरों में वो आत्मविश्वास देख लिया था
जो 1 साल पहले गायब था। उन्होंने बस एक बात कही, आर्यन, अब तुम आजाद हो, पर याद रखना, ये आजादी एक जिम्मेदारी है। अपनी टीम का ख्याल रखना, अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी बरतना और कभी भी उस मकसद को मत भूलना जिसके लिए तुमने ये सब शुरू किया था। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुझे सिर्फ एक बिजनेस शुरू करना नहीं सिखाया था, उन्होंने मुझे जिंदगी जीने का एक नया नजरिया दिया था। मुझे आज भी वो 12 मंथ प्लान याद है जिसने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला था। आज मेरे पास अपना छोटा सा ऑफिस है, एक छोटी सी टीम है और सबसे बढ़कर वो सुकून है जो दुनिया की कोई भी महंगी नौकरी नहीं दे सकती। रात को जब मैं अपने काम से फुर्सत पाता हूं तो अक्सर पुराने दिनों के बारे में सोचता हूं। वो ऑफिस की किचकिच, वो बॉस की तंज और वो बेबसी, अब वो सब एक धुंधली याद की तरह लगता है। अब मेरी चुनौतियां बड़ी हैं, रिस्क बड़ा है, पर मेरी जीत भी मेरी अपनी है। मुझे पता है कि आगे बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, बाजार बदलेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, पर अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पास वो हथियार है जो मैंने उन 12 महीनों की तपस्या में कमाए थे। मैं अब सिर्फ एक बॉस नहीं हूं, मैं अपने सपनों का रचयिता हूं और ये एहसास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, आजादी रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए धैर्य चाहिए, एक सही योजना चाहिए और सबसे जरूरी खुद पर अटूट विश्वास चाहिए। अगर आप भी उस घुटन में जी रहे हैं जहां मैं 1 साल पहले था, तो बस एक कदम उठाइए, तैयारी शुरू कीजिए, अपने सपनों को वक्त दीजिए और हार मत मानिए, क्योंकि जब आप तैयार होते हैं तो पूरी कायनात आपको सफल बनाने में जुट जाती है। आर्यन की यह कहानी शायद यहां खत्म हो रही है, पर आपकी कहानी की शुरुआत आज से हो सकती है। बस याद रखिए, बिकम योर ओन बॉस कोई नारा नहीं है, ये एक सफर है जो आपकी मेहनत और सही दिशा से मुकम्मल होता है। अपना ख्याल रखिएगा और अपने सपनों को कभी मरने मत दीजिएगा। ये सफर कठिन जरूर है, पर मंजिल बहुत खूबसूरत है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक।